सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत केवल अहिंसावादी महात्मा गांधी का देश नहीं बल्कि लड़कर खुद की आज़ादी लेने वाला सुभाष चंद्र बोस का भी है। सदियों संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन यह आज़ादी केवल एक दिन की नहीं थी। इसके पीछे कई सालों का संघर्ष था। कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया, तब जाके आज़ादी मिली। अगर हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के, जो अहिंसा और हिंसा दोनों के एक सामूहिक प्रयास से हमें आज़ादी मिली। अगर ये कहा जाए कि केवल गांधी जी के अहिंसावाद से ही हमें आज़ादी मिली तो ये एक अतिशयोक्ति होगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 में उड़ीसा के कटक में होता है। इनके पिताजी एक बहुत बड़े लॉयर होते हैं और इनके पिताजी की हमेशा से इच्छा हुआ करती थी कि सुभाष चंद्र बोस जो है ICS की परीक्षा दें, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कंडक्ट कराती थी, उसकी परीक्षा दें और एक ICS बने। इसके लिए वो इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं और जिस तैयारी में लगभग 4 साल लग जाते हैं, लेकिन वो इतने मेधावी थे कि मात्र 7 से 8 महीने की तैयारी में उन्होंने ICS की परीक्षा दी और इसमें चौथी रैंक लाई। तो इतने मेधावी थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1921 में राजनीतिक गतिविधियां भारत में बहुत तेज़ी से बदल रही थी। इसने सुभाष चंद्र बोस का ध्यान भारत की तरफ खींचा कि अगर मैं ICS बन के एक अच्छा लिवाइस जीवन जीने लगूंगा तो मेरे देशवासियों का क्या होगा, जो आज भी कहीं ना कहीं परतंत्र है और ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे शोषण कर रही है। इसको देखते हुए उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये बात पेपर में आग की तरह फैल गई। इसने एक नई पहचान सुभाष चंद्र बोस को दी युवाओं में। साथ ही सब जान गए कि जो व्यक्ति इतनी अच्छी सुख सुविधाएं वाली नौकरी छोड़ के भारत की आज़ादी के आंदोलन में जुड़ गया तो हम क्यों नहीं। ये पूरे युवाओं में जोश भर दिया और पूरी लोकप्रियता धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस की बढ़ने लगी। अब हम बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की। तो उन्होंने अपने गुरु को चित्तरंजन दास को माना था। उनके गुरु चित्तरंजन दास थे। उस समय 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन इन्होंने, चित्तरंजन दास जब मेयर थे कोलकाता के, तब उनके अंडर CEO पद पे काम किया और उनके अंडर बहुत कुछ सीखा। वो दौर था जब सुभाष चंद्र बोस ने संगठन को पूरी तरह मजबूत किया और युवाओं में, मजदूरों में, छात्रों में देश के आज़ादी के प्रति उनकी देश भावना बढ़ाई। साथ ही उनको जागृत भी किया कि हम अभी परतंत्र हैं, ब्रिटिश शासन में हमें कैसे आज़ादी लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया। यही कारण था कि कांग्रेस का भी ध्यान इनके ऊपर खींचा कि इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये कांग्रेस में जाते हैं। लेकिन हम बात करें कांग्रेस से इनका विवाद कैसे शुरू हुआ। तो कांग्रेस से इनका विवाद शुरू हुआ सन 1928 में, जब गुवाहाटी के कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड हुआ कि हम डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे, यानी चुनाव हम कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो ओवरऑल जो हम आदेश फॉलो करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन इसको लेके सुभाष चंद्र बोस नहीं तैयार थे। वो पूर्ण स्वराज चाहते थे, टोटल इंडिपेंडेंस। इसी विरोध के चलते लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की थी। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का बहुत सम्मान सुभाष चंद्र बोस किया करते थे, लेकिन इनके बीच में वैचारिक मतभेद हुआ करते थे। जैसे कि ये महात्मा गांधी उदारवादी थे, लेकिन ये जो है रेवोल्यूशनरी थे, अपनी लड़ाई लड़ के किसी चीज़ को लेना चाहते थे, गर्म दल के नेता था। यही इनके बीच में वैचारिक मतभेद था, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी इनको लाइक नहीं करते थे। लेकिन ये महात्मा गांधी को बहुत सम्मान देते थे और इनका नाम उन्होंने राष्ट्रपिता से इन्हें संबोधित भी किया था। इसलिए हम गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। फिर आता है समय 1938 का, जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है और इसको एकदम भली भांति जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। और फिर 1939 में एक चुनाव होता है कांग्रेस का, जिसमें
महात्मा गांधी ने उनके विरुद्ध पटैया सीतारमैया कराया और पूरी सबसे सभा में सबसे कहा कि ये मेरे कैंडिडेट हैं, इनको आप वोट दीजिएगा। लेकिन फिर भी इतनी लोकप्रियता रहती है सुभाष चंद्र बोस की कि वो भी चुनाव ये जीत जाते हैं। लेकिन कांग्रेस में आंतरिक कलह होती है, उसको लेके फिर इसको महात्मा गांधी जी अपनी हार ही बताने लगते हैं कि पटैया सीतारमन की हार मेरी हार है। इसको देखते हुए जो मजबूरन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ जाता है। उसके बाद वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाते हैं। फिर उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश आर्मी का समर्थन करेंगे या ब्रिटिश का समर्थन करेंगे। इसके पूर्णतः विरोध में सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, क्योंकि उदारवादियों को नेताओं को लगता है कि अगर हम ब्रिटिश का समर्थन कर देंगे तो हमें ये बाद में इसके एवज में हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके पूर्ण विरोध में रहते हैं कि हमें ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहिए, यही मौका है भारत को आज़ाद कराने का। फिर भी वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं। और कांग्रेस से अलग होने के बाद जब वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, उसके बाद इनकी गतिविधियों में पूरी तरह अंग्रेजों की नज़र आने लगती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी नेता थे, पूरे भारत में इनको लोग जानते थे। तो कांग्रेस, माफ़ करिएगा, अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं ये कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना खड़ा कर दें। इस कारण जो है उन्हें जेल में बंद किया गया, कई बार छोड़ा गया, प्रताड़नाएँ दी गई। लेकिन एट लास्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर इनको हम नहीं छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रांति फैल जाएगी देश में, और इन्हें छोड़ दिया जाता है और उनके घर में इनको नज़रबंद कर दिया जाता है और इनके पीछे CID लगा दी जाती है कि इनकी गतिविधियाँ ट्रैक होती रहें। लेकिन ये बहुत ही तेज़ तर्रार थे और बहरूपिया भी थे। अपना भेष बदल किए अपने घर से काबुल होते हुए जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में वो हिटलर से मिलने जाते हैं। तो एक बहुत ही रोचक किस्सा है हिटलर से मिलने का सुभाष चंद्र बोस का। होता यूँ है कि वो उनके ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है। तो एक व्यक्ति आता है, हाथ बढ़ाते हुए अपना बोलता है कि मैं हिटलर हूँ। तो वो कहते हैं कि आप हिटलर को बुलाइए। फिर दूसरा कोई व्यक्ति बहरूपिया आता है, बोलता है मैं हिटलर हूँ। उन्होंने बोला कि आप हिटलर को बुलाइए, आप हिटलर नहीं है। लेकिन जब इसको देख के बहुत अचंभित होते हैं हिटलर, वो खुद आता है इनसे मिलने। तो वो पहला तो सवाल उनका ये रहता है, तुमने पहचाना कैसे कि मैं हिटलर नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि कोई भी इतना बड़ा लीडर जो है हाथ बढ़ा के नहीं मिलने आएगा। क्यों? कारण ये है कि मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, लेकिन आप मुझे हाथ बढ़ा के नहीं मिलेंगे। मैं आपसे मदद मांगने लगा तो मैं कमज़ोर हूँ, तो आप मेरे सामने हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो इस पर बहुत ही प्रभावित होता है हिटलर और उनको हेल्प करने का आश्वासन देता है हिटलर। तो उस समय जो ब्रिटिश आर्मी से हमारे इंडियन सोल्जर जो लड़ रहे होते हैं, उनको जो है जर्मनी, जापान और इटली ने बंदी बना रखा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये डील की कि आप जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं उनको रिहा कर दीजिए, ये अब आपकी तरफ से लड़ेंगे, ये ब्रिटिश आर्मी से नहीं लड़ेंगे। इसी को देखते हुए जापान में लगभग 70,000 जो भारतीय सैनिक थे उनको रिहा कर दिया जाता है। उस समय मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बाद में इसको कुछ दिन रास बिहारी बोस ने भी चलाया और सुभाष चंद्र बोस ने इसको पुनर्गठित किया। इसी तरह जहाँ जहाँ हमारे भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे और कैद हो गए थे, उनको हिटलर ने और इटली के शासक ने और जापान के लोगों ने फ्री कर दिया और मोर्चा खोल दिया ब्रिटिश के खिलाफ भारत में। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ये जर्मनी इटली बम गिरा रहे थे, वहाँ वहाँ एक पर्ची भी फेंकवाई जा रही थी बम के साथ कि नीचे गिरे तो हमारे जो भारतीय सैनिक पड़े, उस पर्ची में लिखा था कि आप देश की आज़ादी के लिए जुड़िए, आप ब्रिटिश का साथ दे के देश को धोखा दे रहे हैं, कब तक ये पराधीनता का जीवन जिएंगे। तो ऐसे कई जगह मोटिवेट हुए इंडियन सोल्जर और अपने ही ब्रिटिश आर्मी की तरफ मोर्चा खोल दिया। धीरे धीरे पहली बार अंडमान निकोबार में भारतीय फौज जो होती है कब्जा करती है, INA जो कब्जा करती है, उसका नाम देती है स्वराज का। उसके बाद ये बर्मा बॉर्डर पे आती है। बर्मा बॉर्डर पे आने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम भारत में कब्जा करने के लिए घुसते हैं तो 1945 में क्या जो अमेरिका ने 2 बम गिरा दिया नागासाकी और हिरोशिमा में, जापान में, जिससे जापान, जर्मनी और जितने भी ग्रुप्स थे वो हार जाते हैं और घुटने टेक देते हैं। इससे क्या होता है, जो भारत को सप्लाई हो रही थी हथियारों की या अन्य रिसोर्सेज की, वो बंद हो जाती है, जिस कारण जो है सुभाष चंद्र बोस को अपना अभियान वहीं रोकना पड़ जाता है। अब हम बात करेंगे
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की, तो कहा ऐसा जाता है कि जब वो सिंगापुर से ताइवान होते हुए जापान जा रहे थे, ताइवान के आगे उनके जो विमान क्रैश हो जाता है और उसमें उनकी मृत्यु जाती है। लेकिन अभी भी ये संदेह इसमें बना हुआ है क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी। तो कई कई इस पे कई इतिहासकारों का कुछ अलग कहना है। कई बार इसमें गवर्नमेंट ने जांच कमेटियां भी बैठाई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कई कहते हैं कि वो अमेरिका और ब्रिटेन से बचने के लिए छुप गए थे, या कई कहते हैं कि वो मारे गए थे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो गया। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 18 अगस्त 1945 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा अभी मतलब माना जा रहा है। अब इस पे भी संशय की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के विचार की, तो वो लोकतांत्रिक विचार के थे। ऐसा माना जाता है कि भाई उन्होंने हिटलर की मदद ली थी और मुसलिनी की मदद ली थी। मुसलिनी उस समय वहाँ के शासक थे इटली के, लेकिन ये फांसीवादी थे, लेकिन ये पूर्णतः लोकतंत्र का समर्थन करते थे और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कई काम किया और इतना देश की आज़ादी के लिए नायक बन के उभरे। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन्होंने हमें करेज दिया कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो इस जयंती पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।